साबिर शाकिर, आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सब रंग जावेद काजी के साथ। जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में जो कुछ सियासत के हवाले से हो रहा है उसी हवाले से है। 9 मई का जो वाक़या था उस पर सबको मज़म्मत करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुलिस जो है, उसने जो मॉडल टाउन का वाक़या हुआ था उसमें इतनी जल्दी शिनाख्त लोगों की या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारी पुलिस पर, हमारी एजेंसियों पर। और इसी तरह अगर आप देखें कि कुछ 1 डेढ़ महीना पहले पेशावर में जो सानिया हुआ था, क्या उस सानिया में जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी शिनाख्त इतनी जल्दी हो सकी? नहीं हो सकी। लेकिन इस बार जो शिनाख्त है वो ना तो कोई सबूत अभी हाथ में आए थे और ना कोई वीडियोज़ हाथ में आई थी, लेकिन स्ट्रेट अवे उन्होंने शिनाख्त की कि जी फलाँ-फलाँ लोग जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। और बहुत पैमाने पे गिरफ्तारियाँ जो हैं वो पीटीआई के लोगों की शुरू हो गईं। लेकिन चंद लोग थे जो कोर कमांडर का हाउस था वहाँ पे, और जो फ़ासला है लिबर्टी चौक से वहाँ तक का, वो जब उन्होंने तय किया तो हमारी एजेंसीज़ कहाँ थी, हमारी पुलिस कहाँ थी? ये सवाल जो है सिर्फ़ मैं नहीं उठा रहा, पूरा मीडिया उठाता रहा है। और एतज़ाज़ अहसन जो हैं, एक बड़ा नाम है सियासत में और कानूनदान हैं, उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि हमारी एजेंसीज़ जो हैं वो कहाँ पर हैं। बहरहाल जितने लोग उठाए गए हैं अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब, उन्होंने तो कहा कि 10,000 से ज़्यादा लोग जो है वो उनके उठाए गए हैं और वो जेलों में हैं। तो क्या जो चंद लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी शिनाख्त होने के बाद, कुछ सबूत हासिल करने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाता? बल्कि मेरा तो ख़्याल है ये कि पीटीआई को जो तोड़ने का एक इक़दाम था, जो मुबैना तौर पर लंदन प्लान है, उसको पूरा करना जो था वो भी सवालिया एक निशान जो है वो इन वाक़यात पर उठता है। लेकिन जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जो रहनुमा हैं ख़ास तौर पे, ये देखिए कितने रहनुमा हैं जो छोड़ चुके हैं, और कुछ इनमें 2-4 गिने-चुने होंगे जो अभी रूपोश हैं, लेकिन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी आता है, एक ही सदा है उसकी, 9 मई की मज़म्मत करता हूँ और पीटीआई और सियासत को छोड़कर अलग हो रहा हूँ। और ये तमाम के तमाम जो भी आता है उसको, ये देखिए शीरी मज़ारी के साथ 5 दफ़ा ऐसे हुआ है कि उसको रिहा किया गया है, उसको कोर्ट के बाहर से फिर गिरफ्तार किया गया है। और अब लगता ऐसे है कि हमारी अदालतें जो हैं वो भी इस हुकूमत के होते हुए बेबस है। क्यों? कि हमारे कुछ जजेस ने ये रिमार्क्स देना शुरू कर दिए हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आज़ाद हो जाएँगे। और एक जगह तो ये भी कोट किया गया है कि डॉक्टर बाबर अवान जो कि अब लंदन में आए हुए हैं निजी दौरे पे, उनके मुताबिक, और उनको ये कहा गया है कि अगर आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो आप भी अरेस्ट होंगे और आपको भी नहीं वो छोड़ेंगे। ये नहीं छोड़ेंगे, ये कौन लोग हैं? इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ यास्मीन राशिद को ले लीजिएगा, उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन किसी मीडिया जो हमारा मेन मीडिया है उस पे नहीं दिखाई गई कि वो लोगों को मना कर रही थी कि घर के अंदर मत जाएँ, हमने पुरअमन एहतजाज करना है। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में जो कानून है, क्या वो सिर्फ़ जिनके हाथ में ताकत होती है उनके लिए होता है? और क्योंकि ये हालात अभी नज़र आ रहे हैं कि जिनके पास ताकत है उन्हीं के हाथ में कानून है। और पीटीआई जो है उसके तकरीबन 226-230 लोग जो हैं उनको ईसीएल पे डाल दिया गया है। और जिन रहनुमाओं के पास जो पासपोर्ट थे डिप्लोमेटिक, उनको भी कैंसल कर दिया गया है। और इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन में जा सकेंगे या नहीं? क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनको या तो फिर अरेस्ट करके
जेल में डाल दिया जाएगा। ये तमाम जो मामलात हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब ने तो एक ट्वीट किया है कि अच्छा हुआ है आपने मेरा नाम जो है वो ECL में डाल दिया है, लेकिन मैं तो कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर हूँ। और ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी कुछ डील ऐसी हो रही है कि उनको यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। तो इस पर भी हम बात करेंगे जब हमारे साथ हमारे कॉलीग जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जनाब समी इब्राहिम को उठा लिया गया है। इमरान रियाज के बारे में कुछ अजीब अजीब खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अल्लाह करे कि वो खैरियत से हो, लेकिन हमारे मुल्क में जो भी कोई सच बोलने की कोशिश करता है उसको उठा लिया जाता है, नंगा कर दिया जाता है, पिटाई होती है उसकी। और जैसे ये बेचारे अब सियासतदान जो हैं बाहर आते हैं और एक ही रट उन्होंने लगाई हुई है कि हम सियासत से अलग हो रहे हैं और PTI से अलग हो रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनको बड़ी वार्निंग दी गई है PDM की हुकूमत की तरफ से कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा मवाद लगाया जो हमारे मुल्क फौज और यकीनन मुबैना तौर पे ये भी कहा गया है कि PDM की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी अगर कोई बात की तो उनके नैप कार्ड्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे और जो पाकिस्तान पहुंचेंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और बहुत बड़ी-बड़ी सज़ाएँ भी दी जाएँगी और बड़े-बड़े जुर्माने जो हैं वो भी होंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग जो है छोड़ गए हैं। आज इमरान इस्माइल साहब जो हैं साबिक गवर्नर, वो भी छोड़ गए हैं। अली ज़ैदी साहब जिन्होंने कहा था कि यहाँ गोली मारोगे तो मैं PTI छोड़ूँगा, आज अनफॉर्चुनेटली वो भी छोड़ गए हैं। और ये सारा जो पाकिस्तान है वो ये तमाशा देख रहा है कि ये लोग किस तरह छोड़ के जा रहे हैं और क्यों छोड़ कर जा रहे हैं और इसके पीछे क्या है? क्या कोई नई जमात जो है वो बनने जा रही है? इस सवाल को भी हम उठाएँगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। एज़ प्रोग्राम गोज़ अलोंग वी विल टॉक अबाउट इट। हमें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद हमें जॉइन कर लिया जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और हमें लंदन से ज्वाइन किया जनाब यूसुफ तमन्ना साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर भाई। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जनाब असद काई साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी सर, वालेकुम सलाम। मेरे देखने और सुनने वाले दोस्तों को भी सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ भाई उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, शायद वो हमें दोबारा ज्वाइन कर लें। और हमें इस्लामाबाद से एक लॉयर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन करना है। देखें वो कब आते हैं और वो इमरान खान की जो लॉयर की टीम है उसमें वो शामिल हैं। इफ्तिखार भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, आप बताइएगा। इंट्रो तो मैंने बहुत बड़ा दे दिया है, लेकिन ये जो हालात है इस वक्त पाकिस्तान में कि जो भी बाहर आता है गिरफ्तार किया जाता है, बाहर आता है गिरफ्तार किया जाता है, बाहर आता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आज़ाद हो जाता है, तमाम मुकदमात जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई नई पार्टी बनने जा रही है या क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने और सुनने वालों को। असल में बात ये है कि इससे गवर्नमेंट की जो है वो वीकनेस शो होगी कि आपने 2000 प्लस बंदा जो है और लड़की ख़वातीनों मर्द जो है उनको जो गिरफ्तार किया है, वो 9 मई के हवाले से जो एक्टिविटीज हुई थी तनसीबात के ऊपर, फौजी तनसीबात पर या दूसरी जलाओ घिराव हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए मुकदमा दर्ज किए थे इन लोगों ने। तो PDM गवर्नमेंट ने इस पे जाहिर है लोगों को गिरफ्तार किया और जो है उसकी जियो फेंसिंग करवाई गई। लेकिन अगर आप इमरान खान को छोड़ते हैं, चिट मखसूस चिट्टा फोटो स्टेट जो है उसको पढ़ते हैं कि जी पहले मैं मजम्मत करता हूँ, कौन मजम्मत नहीं करता 9 मई के उसको चलाओ घराव हुआ था। मेरा ख्याल है कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा जो हमारी मसल्ला अफवाज की जो कुर्बानियां हैं उसको रायगान जाता हुआ देखना चाहता है या उसके खिलाफ कोई बात करता है। आर्मी के खिलाफ जो है वो असल में जो है ना कि जो 50 बंदे चले गए हैं, टॉप के हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, जिस तरह उनकी वो वीडियोज आ रही हैं और वो लाशें पड़ी हुई हैं,
बच्चियां उठाई गई हैं, जिस तरह सनम जावेद है, फलक जावेद और वो खतीजा शाह जो है चीफ अवामी स्टाफ की नवासी जो है जनरल आसम नवाज जुआ की, तो वो देखें अगर इस तरह अगर आप कहेंगे कि जी इस तमाम मुकदमात या दहशतगर्दी के, ये देखें दहशतगर्दी के मुकदमात, ये ऐसे नहीं होता कि जनाब मैं छोड़ देता हूं तो मेरे पर दहशतगर्दी का पर्चा खत्म हो जाए, ये इट्स अ हीनियस क्राइम। आप कैसे खत्म कर सकते हैं उसमें? अगर वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, पूरी कौम उनके आपके पास पीछे खड़ी है, इस कौम के साथ तमाम जो मुक्तदर जो अदारे उनके पीछे खड़ी है कि अगर उसने जिस किसी ने भी ये हमारी मामलात जो हैं इस जलाओ गिराव में मुलव्वस था, उसको सजा लाजमी होनी चाहिए। उसमें ये कोई नहीं होना चाहिए कि जी वो सियासतदान है, वो मिनिस्टर है या कोई भी शख्स है। तो ये एक तो बात पहली होगी। दूसरा जो ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये अभी तक मेरा ख्याल ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ। पहले तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना कि किस कौन कौन इसमें मुलव्वस और कैसे कैसे मुलव्वस। अभी राणा साहब को एक क्वेश्चन हुआ जर्नलिस्ट ने, मतलब वो वायरल है वीडियो उसकी भी, उसने पूछा गया कि जी जो पुलिस कहाँ थी, आईजी मैंने एतजाज एहसन साहब भी कह रहे हैं आईजी पुलिस किधर है, डीआईजी कामरान आदल वगैरह ये सारे कहाँ थे? आप अगर यहाँ से थोड़ा पता चलता कि यहाँ से 2.5 घंटे पहले यहाँ से जुलूस एक जा रहा है जिसमें 400 300 200 अनाम किस्म के लोग हैं वो जा रहे हैं उधर, तो पहले हमारे जो ब्रिगेडियर हजरात हैं 3 वहां पे हैं, जिस तरह क्वेश्चन किया गया था राणा साहब से, 3 मेजर जनरल हैं, तो मतलब वो आर्मी के एक सिर्फ यूनिट जो एक कर्नल या मेजर साहब को भेज देते और 10 सिपाही भेज देते, तो वो इतना कम जुलूस था उसको पकड़ा जाता उसका, ठीक है, और वो डिटेन कर लिया जाता। और इससे पहले कि वहां पे अटैक होता या जो भी बात होती जना जो हाउस के ऊपर, हमारे लिए तमाम अदारे और इसकी इंस्टॉलेशन बहुत मुकद्दस है इस लिहाज से कि जी मतलब अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे शोहदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वाकई वो इस तरह की बात है। अगर ये नहीं है, देखें इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं हुई और वो सिर्फ इस बुनियाद पर जो गिरफ्तार हुए हैं वो हुए हैं जियो फेंसिंग के लिहाज से, मतलब कोई करीब से गुजर रहा है, कोई जर्नलिस्ट भी मैं जानता हूं जिनको 10-15 जर्नलिस्ट के दांत शांत भी तोड़ दिए, ये कहो तो वो भी। अब देखना ये है, देखें अब जाहिर है वो कहते हैं इनका कोर्ट मार्शल होगा, हम वेलकम करते हैं उस कोर्ट मार्शल को अगर वाकई वो दहशतगर्द है, और उसमें सबसे पहले जो बयान रिकॉर्ड होगा वो उन इनकम्बेंट जो वहां के जो रिहायशी हैं, जो यहाँ के जो जिनके पास पोजेशन था जिना हाउस का, पहला बयान तो उनका होगा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आप इतना इंपॉर्टेंट जो आपका इंस्टॉलेशन है, आपके 3 मेजर जनरल बैठे हैं और कमांड पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और वो सूबे का आप एक समझे इक़्तिदार और ताकत का, इक़्तिदार नहीं ताकत का वो मंजर होता है वहां पे, तो वो अगर इन्वॉल्व अगर वो जो है प्रोटेक्ट नहीं कर सका तो पहला क्वेश्चन तो उनसे होगा, उनका बयान होगा कि भाई इस वजह से वो नहीं हो सका या ये वजह, और पुलिस फिर किधर थी, रेंजर्स किधर थी, ये क्वेश्चन उनके पास हुआ था राणा साहब। तो राणा साहब ने कहा ये बड़ा सीक्रेट क्वेश्चन है या मतलब वो अपना उनको जवाब नहीं देना है। देखिए अगर इस तरह की बात होगी तो अगर इन्वेस्टिगेशन वीक होगी तो ये सारे मतलब बरी इस तरह हो जाएंगे, या उनको सजा ना मिली तो वो भी बरी हो जाएंगे इस तरह। तो हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मुक्तदर हलके हैं वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करके और जो वाकई इसके अंदर मुलव्वस हैं, ठीक है, और प्रॉपर जो प्रोसीजर है जो एविडेंस का, विटनेस का, उस कॉर्पोरेटिव एविडेंस होती है, मतलब प्रॉपर इवन मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, MPML उसे कहते हैं, मिलिट्री लॉ एंड प्रोसीजर, उसके तहत गवर्न करती है, 1952 के एक्ट के तहत गवर्न करेंगी अगर ये सिलसिला शुरू होता है। तो उसके बाद फिर लोग देखेंगे कि अगर वाकई सही निकल आते हैं, सजाएं होती हैं, तो फिर ये चीजें कूल डाउन हो जाएंगी। जी कैसा जी असद भाई, आप क्या कहते हैं, लाहौर में आप बैठे हुए हैं और लाहौर में तो माशाल्लाह बड़े बैनर लग गए हैं और गद्दार करार दे दिया गया है ऑलमोस्ट सारी पार्टी को, और उसके साथ साथ इमरान रियाज की तस्वीर जो है वो भी उन्होंने उसमें शामिल कर दी है। ये देखें आप, ये बड़े बड़े बैनर जो हैं, और मजे की बात है ये सारे अखराजात जो हैं वो आवाम के ही यानी कि जेब से निकाले जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं? और वैसे इंक्वायरी के बगैर लोगों को पकड़ना ये भी तो गलत बात है ना? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये लंदन प्लान का ही हिस्सा है।
और दूसरी देखें, आपने अभी किसी के ऊपर कोई केस नहीं किया, कोई ट्रायल नहीं किया, और आपने उनको मुलजम से मुजरम बनाकर अवाम के सामने पेश कर दिया है। और एक पाकिस्तान की पॉपुलर और एक बड़ी सियासी जमात है। देखें, इमरान रियाज तो आपकी कैद में है। अब मुझे बताएं, इसके ये जो बैनर लगे हुए हैं, ये जो बड़ी बड़ी फ्लैक्स लगी हैं, इससे इनका जो एजेंडा है वो वाज़ेह हो रहा है। ये चाह रहे थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और हम आजादाना तौर पर इलेक्शन में जाएं और हमारा कोई किसी से मुकाबला ना हो और दोबारा हम इख्तिदार में रहें और इख्तिदार में कोई हमारी अपोजिशन भी ना हो। तो कह साहब, ये वाज़ेह तौर पर ये चीजें नजर आ रही हैं कि हुकूमत एक स्टेप आगे जाकर और बहुत कुछ ऐसे इकदाम उठा रही है जो पाकिस्तान की पिछली 74 साल तारीख में नहीं देखने में आया। और मैं दावे से कह सकता हूँ, ये जो जल्दी जल्दी इन्होंने इकदाम उठाए हैं, मैं इसमें थोड़ा सा आपने थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा। जब चाइना गए हमारे आर्मी चीफ और इसके अलावा IMF ने जब इनको ठींगा दिखाया और कोई मुल्क इनको इनकी हेल्प करने को तैयार नहीं, तो इन लोगों ने ये देखा, ये सोचा, ये समझा, जो मेरा ख्याल है, मैं एनालिसिस ही करूंगा कि अब इनको ये समझ आ गई कि अब हमें इलेक्शन की तरफ जाना है, हमें एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत लेकर आनी है, तभी जाकर हमारी दुनिया मदद करेगी, अदरवाइज कुछ नहीं करेगी। और उसके लिए फिर सबसे पहले आपको पता है उस पार्टी को कम से कम स्क्रीन से या मुकाबले से आउट करना है, जिसकी पॉपुलैरिटी इस टाइम बकौल इनके सर्विस जो हुए हैं उसमें 70 से 95% चली गई है। तो इस सूरत हाल में पार्टी, बदकिस्मती हमारी यही है कि पाकिस्तान के अंदर एक पार्लियामानी निज़ाम है। अगर कप्तान खड़ा भी है तो अगर उसके खिलाड़ी उसके साथ नहीं है तो वो मैच नहीं जीत सकता। तो अब ये सूरत हाल नजर आ रही है कि ये टोटली पार्टी के अंदर जितने भी लोग कल को अगर इलेक्शन लड़ने भी जाएंगे तो जो अपने पेपर भी जमा करवाएंगे तो उनको भी नायल किया जाएगा, या उनको भी जिस तरह पार्टी छुड़वाई जा रही है इस तरह छुड़ाई जाएगी। तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये इलेक्शन कराने के बाद अपनी ही हुकूमत लेकर आएंगे, क्योंकि तोड़ फोड़ तो आपको समझ आ गई है। और जब ये इतना इस हद तक चले गए तो आगे भी किसी को इलेक्शन जीतने का मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन अगर कोई जीत भी पा रहा होगा तो उसको भी हरवा देंगे, तो पूरा सिस्टम इनके कंट्रोल में होगा। तो क्या सर, बड़ी चीजें वाज़ेह हो गई हैं कि आपने अभी तक तहकीकात नहीं हुई। अगर साने 9 मई की तहकीकात होंगी तो बहुत सी साजिशें भी उसमें से निकलेंगी, और ये आजादाना तहकीकात कौन करेगा? अगर देखा जाए तो इस टाइम सिस्टम सारे का सारा इनके अगेंस्ट है, PTI के और खासतौर पर इमरान खान के। तो ये सारी चीजों के ऊपर जब हम नजर डालते हैं एक सहाफी के तौर पर, जब मैंने तस्वीर के दोनों रुख देखने हैं कि अगर आप जमहूरी निज़ाम के तहत इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को लेकर आना चाह रहे हैं तो हर पार्टी का एक राइट है, आपने उस पार्टी को इलेक्शन लड़ने की आपने इजाजत देनी है। तो बदकिस्मती हमारी इस मुल्क की, इस कौम की, कि इस वक्त एक अशराफिया जो इस मुल्क पर काबज हो चुका है वो चाह रहा है कि हमारी मर्जी का इलेक्शन हो और फिर उस इलेक्शन में हम ही जीत कर आए। लेकिन चूंकि अवाम की पॉपुलैरिटी आपके सामने है और ये चाह रहे हैं कि जब ये मुकाबले में नहीं होंगे तो फिर जहरी बात है उनको वोट ही नहीं मिलेगा। जब वोट नहीं मिलेगा तो फिर जितने % भी रेशो होगी वोट की, तो उसी बुनियाद के ऊपर ये अपनी मर्जी के एक पपट हुकूमत ले आएंगे और उसको दुनिया में ये बताएंगे, ले जी ये इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत आ गई है, अब ये देखें हमने एक जमहूरी निज़ाम ले आए हैं और एक वज़ीर आज़म आ गया, अब आप इसको जो भी पॉलिसी हम बनाएंगे आप उस पॉलिसी को हमें सपोर्ट करें और जो हम चाह रहे हैं वो हमें करें। क्योंकि इन्होंने जब इमरान खान के ऊपर कांटा लगा दिया था, तो अब जो भी इस टाइम प्लानिंग हो रही है उसमें हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि कम से कम इस इलेक्शन में इमरान खान को इन्हें टोटली आउट रखना है और उसके लिए ये सारा होमवर्क तैयार हो चुका है। ठीक है सर जी। यस भाई, आप क्या समझते हैं कि जो लोग कल तक इसी आर्मी को गालम गलोच कर रहे थे और बहुत बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े फिक्रे जो कस रहे थे, आज वो मुहब्बे वतन हो गए और जो हुकूमत में थे पिछले साल वो आज गद्दार हो गए हैं। आप क्या कहेंगे कि बगैर सोचे समझे, बगैर कोई इंक्वायरी हुए ये लोगों को इस तरह गिरफ्तार कर रहे हैं, और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको भी आपने देखा कि वो कैसे महसूस कर रहे हैं। कुछ रो कर गए हैं, कुछ आंसू बहा कर गए हैं, कुछ जो है उन्होंने मुंह अपने हाथों में दे लिया है, शर्मिंदगी है या नदामत है, कुछ समझ नहीं आती। आप क्या कहेंगे इस पर?
आवाज नहीं आ रही यशा भाई, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, मेरा ख्याल आवाज नहीं आ रही फिर भी। आज फिर आपके साथ वही मसला हो रहा है जो एक दिन पहले हुआ था। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही आवाज आपकी। ठीक है जी। इफ्तिखार भाई, आप जी जी। आप क्या कहेंगे कि कोई नई पार्टी जो है वो वैसे तो ये हमेशा कहते हैं कि जी हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, हम सियासत से दूर हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई अब वो चीजें सामने आ रही हैं कि ये सियासत से दूर हैं या नहीं है? देखिए, ये तो बराह रास्त वो बातचीत कर रहे हैं और सब जो कहते हैं कि जी स्टैब्लिशमेंट से बात करें, स्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब होता है? सब उन्हीं के साथ बात करने के लिए मतलब पर तोल रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल उनका जो है आजकल तो रोल है वो किसी भी वाले से है कि पाकिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में मौजूद है, जो उनका पीडीएम का भी है ख्याल है। तो ये कहना कि इफ्तिखार भाई, आप ये नहीं समझते कि 25-26 साल की स्ट्रगल है, उसमें कोई वायलेंस जो है वो पीटीआई की तरफ से नजर नहीं आया? तो आप क्या देखिए, मेरी एक बात सुने। देखिए, सियासी पार्टियां खत्म नहीं होती। कल अदम करार दे दिया था नैब को, नेशनल अवामी पार्टी को, अली खान को, उसको गद्दार शराब जो भी वो करार दिया था, उसने एएनपी बना ली, वो एग्जिस्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी के पता नहीं कितने टुकड़े हुए। नेशनल पीपल्स पार्टी होती है गुलाम मुस्तफा जतोई, वो भी आया था, वो किधर गए? अब उनकी एनपीपी किधर गई? और इसी तरह दूसरे उसके साथ। इफ्तिखार भाई, मैं जरा पूछ लूं, जैसे भाई आप जरा बोले। नहीं, अभी तक नहीं आ रही सर, बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी जो है वो भी देखें कितने बार। मेरी जो इतलात हैं वो 2 से 3 जो है तरीके इंसाफ बनने वाली है, हकीकी ग्रुप है या इस तरह का। एमकेएम की भी हकीकी ग्रुप बनी थी, उसका भी कई टुकड़े हुए थे। अब फरूक सतार का था, अल्ताफ भाई सबा चले गए। अब देखें, उसी स्टैब्लिशमेंट ने ये कहा है कि जी सारे इकट्ठे हो जाएं। ये मुस्तफा कमाल भी इकट्ठा हो गया, वो भी दोनों सारे इकट्ठे हो गए। जो पॉलिटिकल पार्टी जो पर्सनैलिटीज होती है। आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वही पार्टियां बनाती है, वही गवर्नमेंट में लोगों को लाती है? ऑब्वियसली देखें, ये जो इसके बारे में जो गवर्नर है वो क्या टसूरी है, मदाम टसूरी जो बंदे का नाम है क्या, तो वो जाहिर है कि वो खुद क्लेम करते हैं उनके बारे में। जो उससे पीछे जो गवर्नर थे एमकेएम के, अबादुर रहमान क्या नाम था उनका, वो भी मतलब इसी तरह वो क्लेम करते हैं। तो इनका रोल तो है, तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन देखें, एस्टेब्लिशमेंट से या दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर वो अपनी सजेशन जरूर देती हैं डिफेंस के मामलात के अंदर। अगर कोई पॉलिटिक्स के अंदर कोई एंटी स्टेट एलिमेंट होता है, उस पर नजर रखते हैं। सर, सजेशन देना और उसमें मुदाखलत करना दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि वो तो कह रहे हैं, ओपनली वो कह रहे हैं ना कि मतलब इस तरह के वो मामलात में, ये तो आर्टिकल 244 है, मतलब जो हल्फनामा होता है आर्म फोर्सेस का, उसके अंदर वो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है ना। लेकिन इसी पीडीएम गवर्नमेंट ने आर्टिकल 245 के तहत गवर्नमेंट इनको आर्मी को जो है वो उन्होंने बुलाया, जो सिविल सर्विस की एड को। तो ऑब्वियसली उसके बाद तो जाहिर है तो वो क्लेम कर सकते हैं कि जनाब हमें सिविल गवर्नमेंट ने ये बाकायदा बुलाया है, तो हम उसके बाद हम ये इस तरह के काम। लेकिन ये जो मैं आपको बात बताऊं कि हकीकी अगर तहरीक इंसाफ हकीकी बन गई और वो दूसरी बन गई ये मरियम आ गई, मैं आपको आज शर्तिया ये लिख लें मेरी बात कि मरियम जो है और नवाज शरीफ, ये कहते हैं ना लंदन प्लान, ये जो लंदन प्लान है, ये दोनों जो है माँ बाप और बेटी, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट या वो कंसिडर किए जाते हैं, ये नहीं। और ये जो शहबाज शरीफ है वो जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ हिज नेचर वो कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, जो उसकी परफॉर्मेंस है। आप मुझे बताएं कि वो क्यों इस तरह के मामला क्रिएट किए जाएंगे कि जी हम एक ऐसी हुकूमत को लेके आए जो इंतहाई कमजोर होगी, ये भी मैं आपको बता दूं, जो इंतहाई कमजोर होगी। तो उससे बेहतर नहीं है तो वो तो इलेक्शन ही ना कराएं। फिर ये शहबाज शरीफ जिंदाबाद, वो बैठा हुआ है राना सनाउल्लाह, जिसको ज़ल्मे खलीजात ने ऐसी ऐसी जुबान इस्तेमाल की जो मैं कोट नहीं कर सकता अब, तो वो जो है इनके लिए ज्यादा सूटेबल नहीं होता।
फिर एक और मैं वक्त बताऊं जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी डाइट में भुट्टो फांसी चढ़ गया वो, लेकिन वो मरा नहीं, अभी तक भुट्टो जिंदा है, ठीक है ना। शहबाज नवाज शरीफ के बारे में ठीक है, उसको भी यही कहा जाता है कि बाजवा साहब ने उसको निकाला है, तो उसके बावजूद देखें वो उधर बैठ के लंदन में बैठ के उसने प्लानिंग की है, जाके उसने मामला तय कर लिया, उसको कर रहा होगा। लेकिन इमरान का ये प्लस एज ये है कि वो कहते हैं मुझे आप बाहर नहीं भेज सकते। ये जो मामलात है ये किसके साथ उन्होंने तय किए होंगे? जी मामला ऑब्वियसली इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा एक अजीब बात हो रही है, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इमरान खान जो है वो एंटी अमेरिकन लॉबी में है, और जो शहबाज शरीफ है या पीडीएम गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना लॉबी जो अभी रिसेंटली डेवलप हुई है, ये जो KSA है, चाइना है, रशिया है और अरब वर्ल्ड है उसके साथ, और इसी वजह से चाइना लाइक नहीं करता इमरान खान को। ये एक नई एक इन्होंने सिलसिला शुरू किया। मुझे आप बताएं कि इस 15 दिन के अंदर ईरान का सदर आया इधर, ठीक है, उसके बाद चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आया, अफगानिस्तान का अमीर मुत्तकी आया। मैं जरा पूछ लूं यूसुफ भाई से। यूसुफ भाई बोलिए। हाँ अब आपकी आवाज आ रही है। मैं शुक्र। आपकी तरफ आता हूँ। आपने बात कर, तो वो ये सारे आए हैं, तो मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं। ये सारे आए हैं यहाँ पे, तो क्या वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना लाएं? क्या वो ये चाहती हैं कि इमरान खान की मौजूदगी में आप जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना लाएं? डॉलर आज 325 का ब्लैक मार्केट में मिल रहा था, वो बल्कि वो भी नहीं मिल रहा था। तो अगर ये दानिस्ता तौर पे IMF जो है उसके साथ उन्होंने मामला तय करने छोड़ दिए, वो जादूगर ने, इसहाक डार ने, और मामला नहीं तय करने को, इसका क्या मतलब हुआ कि आप क्या दानिस्ता तौर पे पाकिस्तान की वो डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमें दूसरी फोर्स यानी जो नया ग्रुप है जो अभी रिसेंटली चाइना के साथ हुआ। तो मुझे बताएं कि क्या चाइना के साथ, तो मेरा ख्याल इमरान खान की तो एंटी अमेरिका होने की वजह से उसको कहा जाता है कि निकाला गया। अब वो कैसे वो कह सकता है कि जी जो ज़ल्मे खलील उसको कर रहा है, 66 जो है वो कांग्रेसमैन ये कर रहे हैं, कनाडा के 16 जो है वो MPs जो है वो इमरान खान की सपोर्ट में, और इवन जो कल जो हुआ परसों जो है UNO का हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स उसने शदीद तनकीद की है। तो मैं ये समझता हूँ इमरान खान की पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडर की वो पॉलिटिक्स खत्म होती है। हाँ उसके प्रायोरिटीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, और आप देखेंगे फर्स्ट 10 days ऑफ जून, ये मेरी बात आप नोट कर लें, आपको नई एक क्या कहते हैं रीवैम्प PTI होती हुई नजर आएगी। और ऑब्वियसली इमरान खान के पीछे भी कोई सपोर्ट जरूर बैठी हुई है, जो अभी तक उसके टेलीफोन काट दिए हैं, वो मेमोरी काट दिए हैं, सब कुछ काट दिए हैं, तो वो फिर भी वो बैठा हुआ अकेला किसी वजह से बैठा हुआ है। जी सर। जी यूसुफ भाई आप क्या कहना चाहेंगे इसी टॉपिक पे? वो मैं शेर सुना रहा था अपने खातिर गजनबी मरहूम का कि गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए, जाने पहचाने। हाँ बिल्कुल। लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए, पहचाने गए। PTI का बुरा वक्त है, ये इसमें कोई शक नहीं है। PTI का बहुत बुरा वक्त है, और ऐसे लोग के जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था कि कराची के जो 2 आदमी गए हैं, या असद उमर है या दूसरे कुछ और शीरी मजारी वगैरह हैं, बहुत पुराने साथी चले गए। मैं वो कह रहा हूँ कि मतलब इनके बारे में सोचा कुछ थे उसमें, मतलब प्लांटेड लोग भी थे जो चले गए, तो ठीक है, वो जाहिर है कचरा इसी तरह से इधर उधर होता रहता है, वो हवा चलती है तो जाहिर है उड़ के दूसरे के घर में, दूसरे के बेड़े में जाके तो गिरना ही, कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही ना, इस वजह से। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक सख्ते का आलम है, लोग अपने दिल की बात का इजहार कर नहीं पा रहे। सबब यह है कि जिस शिद्दत के साथ हुकूमत ने ये एक्शन लिया है और जितनी शिद्दत के साथ क्रश करने की कोशिश की है, उसके बाद लोग मोहतात हो गए हैं। और ये वो सख्ते का आलम है, जब किसी की मौत पे आदमी को रोना आता है लेकिन वो रो नहीं पाता, ये वो सूरत हाल है। सही। और ये यकीनन थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद जब लोग अपने आप को होता है ना कंपोज कर लेंगे, तो उसके बाद वो अपना रद्दमल जरूर देंगे। यहाँ लंदन में मेरी लोगों से मुलाकात हुई है, लोग सख्ते में हैं, लोग सोच नहीं पा रहे कि क्या हुआ है, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब ये गवर्नमेंट और इसके साथ जो सरपरस्त हैं वो ये भी कर सकते हैं। खास तौर पे वो जो
9 का वाकया था उसका, हाई कोर्ट इस्लामाबाद वाला, और उसके बाद जो हुआ है, ये देखिए ना, ये कोई बात अब राज नहीं है कि इसमें सारी जो प्लानिंग की गई थी किसने की थी। अब अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पे देखा जाए तो साफ पता चलता है कि इसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बड़े लोग इसमें यकीनन शामिल थे। और इसमें अगर लोगों ने देखा 400-500 लोग गए थे उस तरफ, उसके मुकाबले में आपने हजारों, 10 से 15,000 लोग आपने पकड़े हुए हैं, जिनको मतलब जिनको रखा हुआ है आपने, और सिर्फ इसलिए कि लोगों में एक दहशत फैल जाए, एक खौफ ज़दगी हो जाए, हरास हो जाए लोग, और बाहर निकलने की जरूरत ना करें। अब इस सूरत हाल में लोगों को टाइम चाहिए अपने आप को कंपोज करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए। यहाँ लंदन में बहुत मुजाहरा बड़ा हुआ है यहाँ डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, और उसमें लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया, लेकिन जाहिर है वो भी कम है। अमेरिका में भी हुआ है, फ्रांस में भी हुआ है, सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। लेकिन अब मुश्किल ये हो रही है कि मतलब यहाँ पे लीड करने वाले लोग कम हो गए हैं। पाकिस्तान में आप देख लीजिए कि जो सिवाय टॉप की जो लेयर थी, सिवाय शाह महमूद कुरैशी के कोई आदमी मतलब नहीं बचा जिसने छोड़ी ना हो। पिशावर के और केपीके के जो लोग थे उन्होंने अभी तक अपने आप को बचाए रखा है, वो भी इसीलिए कि वो अंडरग्राउंड चले गए हैं, कोयटा में चले गए हैं, पंजाब में कुछ लोग अंडरग्राउंड चले गए हैं। लेकिन सलाम है यकीनन यास्मीन राशिद को और इस कबील के दूसरे लोगों को कि जिन्होंने खड़े होकर कहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे और ना ही छोड़ेंगे कभी, इसका सोचा है। इस वजह से बहुत बुरे हालात हैं पीटीआई के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को इस बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन हालात बदलेंगे, लोगों को जब भी होश आया और जब भी उन्हें मौका मिले वो अपने जज्बात का इजहार करेंगे और बताएंगे कि उनके साथ ज्यादती हुई है, वो उसका किसी न किसी शक्ल में उसका बदला जरूर लेंगे। बदला लेने से मुराद है कि इलेक्शन में इसका नतीजा बता देंगे कि हमने क्या गलत किया है, जिसके नतीजे में लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है। सही जी। असद भाई, आप क्या समझते हैं कि मैं एक मफरूजे पे बात कर रहा हूँ कि महमूद कुरैशी जैसे अभी यस्र भाई ने कहा कि उन्होंने नहीं छोड़ी है, तो क्या कहीं ये तो नहीं कि जब क्रॉस लगाया गया था इमरान खान साहब पे और उन्होंने पहले भी, आपको पता है कि ये बात हो चुकी है कि असद उमर को और महमूद कुरैशी साहब को ऑफर किया था माइनस इमरान करने के लिए, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आने वाले वक्त में ये तहरीक इंसाफ जो है ये उनके पलड़े में डाल दी जाएगी? देखिए सर, इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें कुछ भी हम अंदाजा लगा सकते हैं और किसी भी बंदे के ऊपर अब मुकम्मल तौर पर हम यकीन नहीं कर सकते सिवाय इमरान खान के। देखिए एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि हर वो बंदा जिस पर इमरान खान को यकीन था कि ये बंदा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन उस बंदे ने वो कहते हैं जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो ये हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। लेकिन ये है कि कमजोरी हर बंदे की है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि शीरी मजारी से लेकर असद उमर, ये वो लोग थे जिनका हमें 100% यकीन था कि इनके साथ जो भी होगा, लेकिन ये कि ये डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब ये शाह महमूद कुरैशी के ऊपर हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, यकीन माने। हमें ये शुरू से लगता था कि ये बंदा दिल से इमरान खान के साथ नहीं है। ये शुरू में जब पीपल्स पार्टी छोड़कर आया था तो उस टाइम भी नजरिए के साथ नहीं था। उसने एक चीज, बल्कि ये अपने तौर पे राइट को ये कहता था मैं राइट पे हूँ, मेरा नजरिया सही है, और देखा जाए तो उस टाइम वो बंदा अपनी जगह पे ठीक था। तो इस दरमियान में जो भी बंदा किसी और पार्टी से आया है उसके ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते थे कि ये इमरान खान का नजरियाती वर्कर या कारकुन है। और जो जो बंदे दूसरी पार्टी से आए हैं लास्ट टाइम, वो बंदे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अब भी बहुत से लोगों को दबाव है, लेकिन असल में हम देख रहे हैं जो नजरियाती असल लोग थे वो केपीके वाले हैं। उनका हम देख रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर भी बड़ा आया, उनको मार भी पड़ी और बहुत सा दबाव आया। लेकिन वो थोड़ा सा आगे पीछे भी होगा, लेकिन उन्होंने इस तरह बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। देखें, आप अपनी कमजोरी ना दें ना। लाहौर में मुझे उम्मीद थी जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा, मैं पहले दिन से कह रहा था देखें हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी, और जो बिजनेसमैन होता है उसकी ज्यादा कमजोरियां होती हैं। अब जब उसके बिजनेस को आप कंट्रोल कर लेते हैं, मुझे बताएं हमारे मीडिया के जो मालकान हैं, आपने बोल का देखा उसके शुएब शेख को किस तरह टारगेट किया गया, एयरवे को किस तरह टारगेट किया गया। तो ये बड़े बड़े लोग हैं, वो जिनका बहुत कदकार था, वो इस हुकूमत के आगे नहीं टिक पाए। तो एक आम सियासतदान जो इस अवाम से ही आया होता है, अवाम में ही रहता है, वो इस पब्लिक में रहते हुए उसकी एक घर बार होता है, उसके बीवी बच्चे होते हैं,
तो वो हो नहीं सकता कि वो इतना अगेंस्ट खड़ा हो जाए, कहीं ना कहीं उसे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो इसलिए खान साहब ने बड़ा खुल के कहा था कि यार जिसके साथ सख्ती से निपटा जा रहा है वो कम से कम कंप्रोमाइज कर लें। और असल में मुझे बड़ा हक के ऊपर आता है जब ये आके टसवे पाते हैं, जब आके रोते हैं, ठीक है आप कहते हैं जी देखिए कौन सा फौरी इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आपके ऊपर प्रेशर है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा जा रहा है, तो आप एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और फिर खामोशी चले जाएं, फिर वक्त का इंतजार करें। जब इमरान खान ने पिछले 27 साल एक जिद्दोजहद करके इस माफिया, अब उसकी जो पिछली जिद्दोजहद थी वो जमहूरी ताकतों के साथ थी, अब की जो उसकी इस टाइम जो इसका वो स्ट्रगल कर रहा है, वो जो इसकी जिद्दोजहद इस वक्त है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो सर वेट एंड वॉच की पोजीशन पे आपको चले जाना चाहिए, हमें कंप्रोमाइज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम ये कहना चाहिए कि ठीक है जी हम थोड़ा सा पर्दा स्क्रीन से आउट हो जाते हैं, लेकिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आके फिर रोना भी रोते हैं तो इससे फिर अवाम को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। लोग फिर इस तरह कहते हैं जो छोड़ के जा रहे हैं हमने इनको एक तो डिसलाइक करना है और दूसरा भी है कि इनका बाइकआउट भी करना है। तो पीटीए का वर्कर जो लोअर लेवल पे है, जो अवाम से है, वो कम से कम इस चीज के ऊपर एक अपने गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं जबकि लीडर अपनी जगह स्टैंड कर रहा है। तो बहरहाल भाई साहब एक चीज तो है ना कि जब तक लीडर है तब तक पार्टी चलेगी। लेकिन भट्टो को फांसी हो गई, लेकिन भट्टो की पार्टी रही है, उसकी बेटी ने चलाया, लेकिन भट्टो रहता तो पार्टी दोबारा उसी जगह स्टैंड कर जाती। तो इमरान खान अपनी जगह स्टैंड किए हुए हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, वो डटा हुआ है। तो पार्टी को जितना मर्जी आप आगे पीछे कर लें, देखें ब्रांड है, इमरान खान ब्रांड है, वो जहां पर भी अपनी ब्रांच खोलेगा उसका ब्रांड बिक जाएगा, उसका नाम बिक जाएगा, वो खंबे को भी टिकट देगा, उसका यकीन जाने। मैं बल्कि दोस्तों को भी स्पेस में कह रहा था, मैं कहा यार शुक्र करो आपके लिए स्पेस बन गई है। ये जब एमपीए के टिकट बांट रहे थे तो मुझे बड़े मेरे क्लोज पीटीए के दोस्त थे, यार कुछ आप हमारे लिए भी प्रोग्राम करें। मेरी टिकट के ऊपर एक बंदे ने पैसे देकर मेरी टिकट ले ली है, तो अच्छा हुआ कुछ लोगों के लिए जगह बन गई है। वो जो नजरियाती वर्कर है उसको टिकट मिलेगा अब, और ये बहुत अच्छा हो गया कि जो पुराने खाक से सियासतदान है वो आउट हो जाएंगे और इससे जो नई नस्ल आएगी वो फिर इस तरह कंप्रोमाइज नहीं होगी। आपको पता है रजीम चेंज के अंदर भी लोटे बने, पेशावर में जब इलेक्शन थे तो उसमें भी लोटे बने। तो हमदर्दियां पाकिस्तान में बदलती रहती हैं, लोग थोड़ा सा एक तो कमजोर हैं, बुज़दिल भी हैं, तो ये हमारी एक कौम की एक नेचर है, एक फितरत है। तो बहरहाल फिर इमरान खान स्टैंड कर रहा है, उसने कहा अच्छा हुआ मेरा नाम आपने एशिया उसमें नहीं डाला एसीएल में, तो अब ये है कि देखते हैं क्या बनता है इसमें। वो तो फिलहाल वो कहता अच्छा किया मुझे निकाल, मैं नहीं जाऊंगा। इमरान खान साहब ने तो उनका नाम तो डाल दिया और बुशरा बीवी का भी डाल दिया। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि पीटीआई जो है वो किस तरफ जा रही है। इफ्तिखार भाई आप क्या समझते हैं कि ये जो मसला इतने दिनों से चल रहा है इमरान रियाज का, और ऊपर से उन्होंने समी इब्राहिम को उठा लिया है, आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत की ये मतलब ये बदनामी है और ये कर कौन रहा है? क्योंकि आईजी साहब कहते हैं मुझे नहीं पता कहाँ है, एजेंसियां कहती हैं हमें नहीं पता कहाँ है, तो किधर गया इमरान रियाज? और अब समीवी का भी नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ गया। पहले मैं एक लाइटर नोट पे असद काजी साहब ने जो कहा है ना, मैं थोड़ा उसका जवाब दे दूं। वो कहते हैं नहीं इमरान खान ने अगर खंबे को भी टिकट दिया ना तो उसने भी इस दफा जीत जाना है। मैं सही कहता हूं, आज मैंने उनकी देखी है कि मुस्लिम लीग नून वालों ने खंबे फाड़ने शुरू कर दिए, कहीं यही ना हमारे मुकाबले में खंबा जो है वो इलेक्शन के लिए आ जाए। अच्छा बाकी जो आप बात कर रहे हैं, चले वो तो समझ लग गई है कि दहशतगर्द थे ना। 9 मई में तो ना वो निकला है इब्राहिम, अपना समी इब्राहिम निकला है ना, इमरान रियाज निकला है, ठीक है ना। और इवन अरशद शरीफ की जो शहादत है वो तो बहुत पहले हो चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो क्या कहते हैं करंट लगाया गया, वो लड़का जो है बोल टीवी के जो उठा लिए आकाश राम और 2 और भी उठा लिए हैं, वो सारा सिलसिला चल रहा है। उनका तो किसी भी हवाले से दहशतगर्दी में कोई मतलब बस नहीं थे ना, उनका तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। तो हमें अभी पूछा भी गया है मरियम औरंगजेब से कि भाई वो किधर गए हैं, और आप एजेंसी जो है, अब हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको पता है बकौल उनके कि वो जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमें पता है वो किधर है। और खुद जो उनके जो वकला हैं अली इशफाक साहब जो खास तौर पर लंदन से आए हैं, जो जिन्होंने पहले उनको छुड़वाया था, उनका जो हमें पता है वो किधर है। और ठीक है, फिर उन्होंने एक और पिटीशन जो है वो दायर की है और वो आईजी के खिलाफ दायर की है
कि हमारी इतला के मुताबिक एजेंसी के पास थोड़ी देर रहा, लेकिन उसके बाद आईजी साहब ने उसको उठा लिया, क्योंकि आईजी एज ए डायरेक्टर एफआईए जब था तो उसने ये जो है इमरान रियाज ने कोई उसके खिलाफ वी लॉक किया या जो इस तरह था, तो उसने बकायदा नोटिस भेजा था इमरान, और अभी रिसेंटली उसका नोटिस सेकंड नोटिस भेजा गया, तो वो भी इनको रिसीव हो गया, उन्होंने उस बेस पर ये किया है, उस पर केस किया। तो मैं ये ख्याल करता हूँ ये जो आप आवाज बंद करने वाली बातें हैं, आज जो गैलप की रिपोर्ट आई है कि 57% लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। पीटीवी की बात नहीं मैं कर रहा, वो तो देखते कोई नहीं थे, ये जो निजी टीवी चैनल हैं वो कहते हैं जो कंप्रोमाइज हो चुके हैं, वो कंट्रोल हो गए हैं। गैलप सर्वे ये कहता है कि उसमें भी जो 43% है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, वो सास भी कभी बहू थी, बहू किसके साथ भाग गई, वो मैं सिर्फ वो ड्रामा आज देखा था, तो वो बाकी जो है वो कोई देखना बंद कर दिया। वो भी इसलिए देखा है कि केबल का बिल देना होता है एंड पे जाके, तो इसलिए जी जी। और जो सॉरी एक आखिरी बात, जो इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी दिया इस बात पे कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो कम से कम उनको जो है बाजियाब करवाया जाए, जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स जो है उनके खास तौर पे। जी कैसा? लेकिन यस भाई जरा सुनिएगा कि जब मरियम औरंगजेब साहिबा से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? Journalists are going missing, journalists are being detained. These are the exact kind of issues that when you were in opposition you were raising as a matter of concern. Now your government is responsible. First of all, good to see you. And you took me by surprise. The thing is that name me one journalist who's missing. Imran Riaz Khan. Imran Riaz is a political party spokesperson now. Let's call him a commentator. No, Let's call him a commentator. You really have to draw distinction. You name one journalist who's missing, one journalist who's being shot, one journalist who's being kidnapped, one journalist whose ribs are broken, and one journalist who's missing. Now you listen to me. You have to differentiate between journalists and the journalists who have joined political parties. Once they have joined political parties, they are inciting violence. They're spokespersons of that political parties. Please do not mix them with the independent journalists who report and who believe in true journalism. But these are the exact things that, for example, Imran Khan and his party said about journalists that were being targeted in his tenure, that they were biased and that they had an agenda against them, weren't they? Very, very good question. Mr. Imran Khan was called media predator. And Mr. Shehbaz Sharif, under his government, the media freedom has improved by 7 points. जी यस भाई, यकीनन आपको आवाज आ रही होगी जी, आप क्या कहेंगे इससे? और जवाब क्या आ रहा है? वो देखें, वो सवाल गंदम जवाब चना, वो तो है ही है। और फिर वैसे भी आदमी ढीठ हो जाए ना तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। अब इस खातून के बारे में आदमी क्या बात करे कि मतलब क्या इसका विजन है, क्या इसकी बातचीत है, क्या ये कहना चाहती है, क्या ये पूछना चाहती है। इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया का जो हाल है, एक तो होता था ना कि मतलब प्रेस पे बिल्कुल बाहर कर दिया। इस वक्त उन्होंने हर चीज पे, प्रिंट प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, जो प्रिंट मीडिया है या टीवी है या सोशल मीडिया है, देख लीजिए जब बार बार जो इंटरनेट बंद हो जाता है, ये भी एक चाल है ना कि मतलब किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन का कोई जो रास्ता है वो खुला ना रह जाए। सारे जितने भी चैनल हैं इस वक्त पाकिस्तान में 60, 70, 80 जो सियासी प्रोग्राम करते हैं, या हम लोग बाहर बैठ के जो 8-10 चैनल देखते हैं, वो सारे पीटीआई की अच्छी खबर के लिए बैन है। अगर कोई बुरी खबर है पीटीआई के हवाले से, किसी ने पार्टी छोड़ी है, किसी ने इमरान खान को गालियां दी हैं, किसी ने मेडिकल रिपोर्ट उसकी पब्लिक करनी है, तो उसके लिए चैनल सारे खुले हैं, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा देखें, अब इस सूरत हाल में अभी तक तो खबर निकल ही नहीं रही है। जब खबर निकलेगी तो पता चलेगा ना। बेशुमार लोग ऐसे यकीन होंगे कि जिनको पता है, जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे कि मतलब जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ज़ाहिर एहतियात करनी शुरू कर दी है ना। उन्होंने देखा है कि मतलब कुछ खाया तमाम चैनल जो हैं, स्पेशली वो चैनल जो कम से कम दिखा रहे थे, ARY जैसे हो गया, मैं नाम ले लेता हूँ, बोल हो गया, उन्होंने भी यू टर्न ले लिया है। आज मैं प्रोग्राम देख रहा था, एब्सोल्युटली बिल्कुल उन्होंने तो ये कर लिया। यहाँ पे इंग्लैंड में इस वक्त सिर्फ एक चैनल है जो मतलब पता नहीं सी समथिंग है,
वो पाकिस्तान की खबरें दिखाता है या किसी को पीटीआई की कोई अच्छी खबर हो तो सुना देता है, वरना सारे चैनल्स पे पीटीआई बैन है। कोई उसके बारे में अच्छी खबर है तो उसको ऑन एयर नहीं करने देते, बुरी खबर है तो 120 मिला आप कुछ ले आए, उसको गालियां सुनवानी है वो कर ले। इसके अलावा अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया को क्या हुआ जी? कोई एहतजाज नहीं है। ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में हैं या बरतानिया में हैं या सारी दुनिया में हैं, उनको सांप सूंघ गया। क्योंकि सारे देखे ना, एक तरीका ये होता है कि मतलब जब पूरी तरह से साजिश पक्की की जाए ना, तो सारी हर कोने कोने और हर जिस तरफ से भी पानी के निकलने का इम्कान उसको पहले सुराख बंद किए जाते हैं, कहीं से ना हो। इस वक्त इंटरनेशनल खबरें जो आ रही हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं और जो प्रो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और प्रो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी खबरें आ रही हैं। बाकी और खबरें अगर सोशल मीडिया खुल जाए और कुछ जो ब्लॉगर हैं उनकी तरफ से आ जाए तो आ जाए। इसके अलावा आप देख लीजिए किसी चैनल पे कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसमें इमरान खान के 2 लफ्ज कोई उसकी तारीफ में कर दिए जाए। 2 एक सियासतदान हैं कि जो मतलब पीपल्स पार्टी के ये खोसा साहब हैं, लतीफ खोसा हैं या एतजाज एहसन है, वो बात कर रहे हैं, बाकी कोई सियासतदान नहीं बात कर। अच्छा, और वो भी क्या बात कर रहे हैं, सच्ची बात यह है कि वो भी पार्टी लाइन से ऊपर नहीं जा रहे, वो भी सिर्फ एक हद तक जा रहे हैं। बाकी वो कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं, हालांकि पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट का मजबूत हिस्सा है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। वो अपना दामन छुड़ा लेते हैं, छटक लेते हैं कि जी वो पीपल्स पार्टी तो हम है, हम भी पीपल्स पार्टी हैं। लेकिन जाहिर है कि जो पीपल्स पार्टी का किरदार है और जो पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है, उनके लोगों की तरफ से जो रजा रब्बानी एंड कंपनी किस्म के जो लोग थे, जो बड़े मतलब आइन परस्त और आइन के मुहाफिज निकलते थे, मजाल है किसी के मुंह से कोई एक लफ्ज भी निकला हो। ये जो आजकल हो रहा है, जो हुकूमत रोज बरोज ये जो कानून पास कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है, जो उसके बाद ये कमीशन पे जो मामला हुए हैं, मजाल है कि कोई आदमी उस पर बात कर रहा हो। ये सारे अपने अपने मफादात के लिए सियासी जमातों के जो पीडीएम की जमातें हैं वो अपने अपने हिसाब किताब से बात कर रहे हैं, किसी तरफ से कोई खबर नहीं निकली। लेकिन तारीख एक फैसला जरूर करेगी, आज नहीं करेगी, कल नहीं करेगी, लेकिन परसों जरूर तारीख का फैसला होगा कि 9 मई 2023 में कौन सही था, कौन गलत था, किसने ज्यादती की थी और कौन किसके साथ ज्यादती हुई थी। ये तारीख फैसला जरूर करेगी। सही है, बिल्कुल जी। असद भाई, आखिरी सवाल आपसे है कि ये गद्दारी के जो बैनर्स लाहौर में आपने लगवा दिए हैं, क्या अवाम जो है वो इनको कबूल करेगी? देखें, अभी जो बात आप कर रहे थे ना इमरान रियाज की, अब सारे आप देखें उसमें सारे सियासतदान और एक ही बंदे को, इसका मतलब वो मरियम ने सही कहा कि वो इसको साफिर ही मानते हैं। हालांकि उसने साफिर शुरू की है एज ए रिपोर्टर और फिर बीट रिपोर्टर भी इसी नून लीग का था और उस टाइम भी इनको इनसे खार होती थी। तो आप देख लें, अजीब सा एक मुनाफिकाना सा रवैया इन लोगों का कि आप उसको बैनर कर दो, उसका तस्वीर लगा दी, मतलब ये है जी वो एक पार्टी का स्पोक्समैन है। हालांकि हमने उसको कहते रहे हैं कि चले आप पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन वो साफी ही रहना चाहता था और साफत ही करना चाहता था और वो इतने शौक से करता था। और एक दफा मैंने पूछा, मैंने कहा यार देखो, असद तूर या कोई भी साफी अहमद मीर के साथ कुछ भी हो जाता था तो ये सीधा सीधा इल्जाम इंडस्ट्री पे लगाते थे और फिर इनका बाद में देखा जाए तो माजरत शाजरत भी हो जाती थी। तो आपके लिए हमारे लिए क्यों नहीं होती? तो उसने कहा देखें, हम किसी का सासा नहीं है, हम इस मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, इस मुल्क की जंग लड़ रहे हैं और इस मुल्क के अवाम के लिए हम बोल रहे हैं। लेकिन जो ये लोग हैं ये किसी और का सासा है, तो फिर वो इनको बचाने के लिए आ जाते हैं और फिर वो इनके लिए प्रेशर भी डालते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, किसी भी कोई बड़ी तंजीम ने साफ्ती मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की तरफ से ये बाकी जगह पे कुछ बात होती होगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुई। और अभी तक देख लें आप, वो लापता है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा और सारा कुछ सबको पता है कौन ये कर रहा है। लेकिन ये है कि अफसोस की बात यह है कि अभी तक उसको बाजियाब नहीं कराया जा सका। और जो बात अभी आप कर रहे हैं, देखें बैनर्स जो है वो अभी तक देखें इनके कहने को तो ये बहुत घाक से सियासतदान है, बड़े इवल जीनियस है, लेकिन गलती पे गलती कर रहे हैं। मुझे बताएं, अभी जब आप बात कर रहे थे कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो एक्टिव है और लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी रेटिंग गिर गई है,
सिर्फ इसलिए कि लोग अब रोज बरोज की वही खबरें सुनकर तंग आ गए। लोगों को सब पता है, लोग अपनी असल खबर ढूंढना चाहते हैं और असल खबर उनको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मिल जाती है, लेकिन जब वो चैनल पर देखते हैं तो उसपे वहां पे ऐसी कोई खबर नहीं होती, फिर लोग उनसे बदजन हो जाते हैं। तो आप देखें 2 चैनल थे एयरवाई, अब एयरवाई कुछ अर्सा पहले कंप्रोमाइज हो चुका था, अब देख लें बोल के भी थोड़ा थोड़ा आप देख रहे थे कुछ एंकर अभी टोटली इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो सर जो बैनर लगे हैं ये लगवाए गए पीडीएम की तरफ से, ये चाहती है कि ये जो खलीज है ये बढ़ती रहे, ये कभी भी कहीं पे भी कंप्रोमाइज ना हो। हालांकि बाजवा साहब अगर देखा जाए तो इन्हीं के लगाए हुए आर्मी चीफ थे, लेकिन जब वो आए और उस टाइम उन्होंने प्लानिंग की तो उन्होंने अपनी तरफ से नया बंदा लाया और फिर दरमियान में रजीम चेंज के बाद उसको निकाल दिया। तो यहाँ पर कुछ ज़हन तब्दील होते रहते हैं, कहीं कंप्रोमाइज भी होता है, कोई लोग दरमियान में बीच बचाओ बैठ के दरमियान में कुछ जो मसाइल हैं वो हल भी करवा देते हैं। तो ये चाह रहे हैं कि दरमियान में आरिफ अलवी या ऐसे कोई लोग जो थोड़ा मीडियोकर का किरदार अदा कर रहे थे वो चांस ही ना बने। तो इस नैज पर इस सूरत हाल को ले जाएं, अवाम का और पीटीआई वर्कर्स को और हुकूमत के दरमियान या पीडीएम की या बाकी इदारों के दरमियान इस हद तक इतनी बड़ी नफरत पैदा कर दी जाए कि ये कल को कहीं मामला सेटल ही ना हो पाए। तो इसलिए ये पीडीएम गवर्नमेंट बार बार इसी तरह के ओछे हथकंडे अपना रही है और उसमें देखते हैं। लेकिन ये है कि वो अभी जो सब मैंने कहा था हमदर्दी का वोट, पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं मजलूम कौन है। बेनजीर मरी, उसके बाद पीपल्स पार्टी इख्तियार में, सबको पता था सरकारी इख्तियार में आना, और ये हमारी यहाँ ये देख लें इस कौम की ये एक फितरत है, ये कौम देखती है कि जो कमजोर है उसके साथ खड़ी हो जाती है, जिसके साथ जुल्म होता है उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह। फिलहाल जो हुकूमत प्लान कर रही है या हमारे इदारे प्लान कर रहे हैं, फिलहाल वो उसमें कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये है कि लोग भी तो इसी इंतजार में रहते हैं कि चले जी जब हमें मौका मिलेगा तो फिर हम कुछ फैसला सुनाएंगे, वो तो एक टाइम हमारे पास आएगा ही ना। चलिए ठीक है असद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी इफ्तिखार भाई, आप क्या कहेंगे, यही जो बैनर्स लगाए गए हैं क्या आवाम इस चीज को बाय कर लेगी? देखें बैनर्स जो हैं वो हर दौर में लगते रहे हैं अपने मुखालिफ पार्टी में, और ये कोशिश की जाती है कि जो खलीज जिसकी वो निशानदेही कर रहे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये हमेशा ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अब इसी तरह बैनर लगे थे और वो रैलियां जो है वो निकाली जा रही थी, तो इस्लामाबाद में स्कूल की बच्चियों को खड़ा किया गया, तो ठीक है वो बच्चियों ने अपने ज़हन के मुताबिक इमरान खान की हिमायत में नारे लगाने शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो वो बैनर से देखें ना, जो इज्जत होती है वो आपके दिल के अंदर होती है, बैनरों से इज्जत नहीं होती, इज्जत आपके दिल के अंदर है। हमें किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम पाक फौज की हम इज्जत करते हैं और कैसे करते हैं, ये हमें पता है, हमारे दिल के अंदर पाक फौज की इज्जत है, उनकी कुर्बानियों की इज्जत है। ये हमें बैनरों के जरिए आप जो खलीज पैदा करने चाहते हैं वो खलीज पैदा नहीं हो सकती, बल्कि ये हमेशा ही काउंटर प्रोडक्टिव होती है, ठीक है ना। और दूसरा ये जो बात है इमरान रियाज की या दूसरे आप लोगों की बातें कर रहे हैं, तो ये मतलब ये आपकी आजादी राय जो है ये इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है आपकी दहशतगर्दी के साथ। ये दूसरा कि ये अगर चले आप फर्ज करें वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी है, लेकिन वो दहशतगर्दी में तो मुलबस नहीं है ना। वो दहशतगर्दी में वो ये इस तरह की बात है, या वो जो अगर उसका पीडीएम की मुखालफ वो व्यू रखता है वो कई लोग रख सकते हैं। मैं हो सकता हूं मैं शहबाज शरीफ को सपोर्ट करता हूँ, नवाज शरीफ को नहीं करता, और इसी तरह इमरान खान को हमारा कोई मामे का लड़का तो नहीं है, हम तो पॉलिसीज की वजह से बात कर रहे होते हैं ना, जगह को सही पॉलिसी है या उस तरह हमारा कोई मतलब किसी जो जर्नलिस्ट होता है वो तो इंडिपेंडेंट है, वो अगर अच्छी बात कोई भी करेगा वो हम उसकी सपोर्ट करेंगे, और जो गलत बात करेगा तो हम उसके वो गलत, यही तो हमारा वॉच डॉग का या हम जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जर्नलिस्ट का वो ये काम कर रहे होते हैं। जी गई सर। चले इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। ये सब भाई से थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे ओवरसीज के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यस भाई, मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ, अगर मुझे मिल जाए वो, तो जरा सुनिएगा कि ये साहब क्या कह रहे हैं। समाचारों और सीज पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत सारे अभी भी सोशल मीडिया में उछल रहे हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान की असम्बली से ये गुजारिश करूंगा कि सबके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दे, सबके पासपोर्ट ब्लॉक कर दे। जो सोशल मीडिया में बकवास कर रहे हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं ओवरसीज,
जो पाकिस्तान ने उनको भेजा है, और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 20 लाख लोगों को भेजा, क्या वो अपनी औकात भूल गए? क्या उनको अमेरिका और यूरोप के वफादारी और पीटीआई की वफादारी ज्यादा अजीज है, पाकिस्तान के कम है? तो मैं समझ रहा हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छे लोग भी मौजूद है यकीनन, मगर जो आज भी पाकिस्तानी के ज़हन में वो जहर उगल रहे हैं, ये समझ रहे कि हम तो बाहर बैठे हुए, उनके साथ भी वही सलूक किया जाए जो कि एक दुश्मन के कैदी के साथ किया जाए। जी, जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं, बहुत सारे जैसे मैं और आप हैं, हम जहर उगल रहे हैं इनके लिए। इन लोगों को ये ख्याल नहीं आता ये सब भाई कि यहाँ ओवरसीज, चाहे वो सऊदी अरब में है, यूके में है, अमेरिका में, जहाँ भी जिस मुल्क में ही है, वो मेहनत करते हैं और अपने पैसे जो हैं वो पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं या वहाँ जाकर कुछ जायदाद वगैरह खरीदते हैं। तो ये तो इकॉनमी में प्ले करते हैं एक बहुत बड़ा रोल। तो ये पीपल पार्टी वाले क्या कह रहे हैं? देखें, ये जो मंदोखेल एंड कंपनी है ना, ये बिल्कुल वो उठाई गिर किस्म के लोग हैं। इनका पार्टी में क्या वक़्त है शायद किसी को भी नहीं पता। ये सिर्फ इन्होंने, मतलब मुझे बड़ा गलत लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि मतलब बकवास करने के लिए छोड़े हुए हैं लोग। ये क्या कर लेंगे? ओवरसीज पाकिस्तानी का क्या बिगाड़ लेंगे? ओवरसीज पाकिस्तानी अगर यहाँ से या सऊदी अरब से कहीं से भी ओवरसीज पाकिस्तानी अगर रेमिटेंसेस ना भेजें, तो जो बिलियंस ऑफ पाउंड्स और डॉलर्स आ रहे थे वो सारे बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे भी ज्यादा ठप हो जाएगी। ऐसे लोगों को असेंबली में बात करने से स्पीकर को रोकना चाहिए, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान की फेवर में नहीं बोल रहे, ये पाकिस्तान की मुखालफत में बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों में, वो चाहे सऊदी अरब में हो या अमेरिका में हो या यूरोप में हो या बरतानिया में हो, कहीं भी हो, वो पाकिस्तान से एक मोहब्बत का ताल्लुक रखते हैं। और जो वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी है उससे ज़्यादा मुहब्बे वतन इन मानों में है कि इनका कोई ज़ाती मफाद नहीं है। इन्हें वहाँ ना कोई प्लॉट चाहिए, ना कोई किसी किस्म का कोई ओहदा चाहिए। ये गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। ये पाकिस्तान के वो सफ़ीर हैं कि जिनकी सारी दुनिया में इज्जत इसलिए है कि ये पाकिस्तान से गए हैं और ये पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, नाम ऊँचा करने की कोशिश करते हैं। अगर इस किस्म के लोगों को वहाँ बात करने के, आप क्या नेकअप कार्ड क्या बंद कर लेंगे? जो लोग यूरोप में रहते हैं या बरतानिया में या अमेरिका में रहते हैं, वो वैसे ड्यूल नेशनलिटी के नेकअप कार्ड आप बंद कर लेंगे, तो जो लोग वहाँ विजिट करते हैं, पैसे लेके जाते हैं, वहाँ जाके खर्च करते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। उसका कोई फायदा तो मुल्क को नहीं होगा ना। आपको इतना हौसला तो होना चाहिए कि किसी से अगर इख्तिलाफ राय है तो उसको बर्दाश्त करने की आदत डालें, बजाय इसके कि उसका रास्ता रोकें आप। सही। पाकिस्तान की इकोनॉमी में जितना कंट्रीब्यूशन ओवरसीज पाकिस्तान में 30 बिलियन डॉलर जो थे सालाना आ रहे थे, वो घट घट के मेरे ख्याल में 10-15-20% कम हो गए। और उसी की वजह से ये जो अब इस वक्त इकोनॉमी का जो हाल है और जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में फ़र्क आ रहा है, एक सबब ये भी है कि वो जो पैसे तो इमरान खान की मेहनत से या उससे पहले जो गवर्नमेंट्स ने जो नेकियां की थी, अच्छे काम किए, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, किसी ने भी किए थे। आपने फॉरेन एक्सचेंज को फ्री किया था, आपने लोगों के आने जाने में सहूलत दी थी, लोगों को फॉरेन एक्सचेंज ले जाने में पाकिस्तान में सहूलत दी थी, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ था, नुकसान नहीं हुआ था। ये अलग बात कि उस वक्त के हुक्मरानों ने उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल किया। ये जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्टिफिकेट होते थे, मैं उस ज़माने में बैंक में था, मुझे मालूम था वहाँ से लोग लाखों करोड़ों रुपए के करेंसी वो जो थे फॉरेन एक्सचेंज मेरिट सर्टिफिकेट लेके आते थे और यहाँ आके खर्च करते थे। वो जाहिर है एक तरह से वहां से वो लेके आते थे, यहाँ के फॉरेन एक्सचेंज ले लेते थे, उससे पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर करना पड़ता था। इस वजह से पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनकी दिलजोई करें, और खास तौर के पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या कोई भी पार्टी हो, असेंबली में इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। ये आप कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं, और अगर आप उनको दुत्कारेंगे वो आपसे ज्यादा दूर हो जाएंगे। उसके बाद जो उनकी आने वाली जनरेशन है वो पाकिस्तान की तरफ मुंह करके देखेगी भी नहीं। इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जी यशो भाई, आप समझते हैं कि क्योंकि इमरान खान की बहुत फॉलोइंग है आउटसाइड पाकिस्तान, जहाँ भी पाकिस्तानी हैं वो उसके फॉलोअर्स हैं और सपोर्ट भी करते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि उन लोगों को डराने के लिए ये इकदाम जो है वो उठाया जा रहा है? लेकिन ना वो कहाँ डरेंगे। लेकिन ना पाकिस्तान के तीनों पार्टियों का,
पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी और पीटीआई का भी एक हल्का मौजूद है ओवरसीज में, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, उसका एक सबब तो ये भी है ना कि मतलब जब वहां से इन लीडरों को यहाँ बरतानिया में या यूरोप में या अमेरिका में आना होता है तो उनको सहूलतकार चाहिए होती है, यहाँ पे दावतें करने वाले चाहिए होते हैं, यहाँ के ड्राइवर चाहिए होते हैं और यहाँ उनके जलसे करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। तीनों पार्टियों का उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है और वो बेलॉस लोग वो हैं जो इमरान खान के साथ है। उसका एक सबब तो ये है कि उन्हें पता है कि इमरान खान मुखलिस आदमी है, उसका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, वो लालची आदमी नहीं है, उसकी कोई जायदाद उसने नहीं बनानी है, उसने कोई बार उसने कोई एवन फील्ड किस्म के जगह नहीं खरीदनी है, उसने कोई गाड़ियां नहीं खरीदनी है, उसने कोई अयाशी नहीं करनी है। बाकी लोगों के बारे में जो हुस्न ज़न है लोगों को सबके सामने है। अगर लोग उनको ओवरसीज पाकिस्तानी दूसरी पार्टीज को ज्यादा पसंद नहीं करते तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? बिल्कुल, ये तो आपको अपना किरदार, पार्टियां जो है ना वो भी कुछ ऐसे काम करें, जो भी हुकूमत में आते हैं, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, कोई भी हो, किसी ने भी ओवरसीज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी जो है उनके लिए वोट देने का हक जो है वो नहीं दिया। इमरान खान ने जरूर इकदाम उठाए लेकिन उस पर भी आने के बाद इन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने मुखालफत की इस बात की, उन्होंने मुखालफत की इस बात की इलेक्शन कमीशन के जरिए और अपने तौर पे मुखालफत की कि नहीं देना चाहिए। देखिए, इमरान खान की फॉलोइंग ज्यादा होने का एक सबब उसका ईमानदार होना है, उसके जो खैराती काम है, जो उसने मतलब समाजी बहबूद के काम किए हैं, उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन लोगों में बहुत अच्छी है। लोग आंखें बंद करके उसे पैसे देते हैं और किसी तंजीम को, आपने पाकिस्तानी सियासी तंजीम को या जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके साथ लोगों की एफिलिएशन उस तरह से नहीं हो सकती। और टॉप ऑन दैट देखा जाए तो इमरान खान एक कौमी हीरो है। बाकी लोगों ने क्या किया है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है? नून लीग के क्रेडिट में क्या चीज आती है? ये 28 तारीख आ रही है, सारा मतलब पगड़ी अपने सर पे डाल लेंगे, वो कारनामा आर्मी का है, उसमें गुलाम इसाक खान का काम है, उसमें जो दूसरी उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी थी, जो उस वक्त आर्मी थे, आप तो डरे हुए थे कि धमाका करेंगे नहीं करें, लोगों से बार बार पूछते कि करेंगे नहीं करें, और आप तो करना नहीं चाहते, आपको तो धक्का दे के कहा गया था कि 28 को आपने धमाका करना है वरना लोग आपका धमाका कर देंगे। मतलब इस वजह से नून लीग के या पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में ऐसा है क्या? जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से आप कुछ बेहतर बातें कर सकते हैं, लेकिन नून लीग के पल्ले है क्या जिसपे वो मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उस पर नाज करें? ये तो इमरान खान है कि जिसकी वजह से लोग, जिसकी बात आप ध्यान से सुनते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपनी जबान में लोगों, मकामी लोगों की जबान में उनसे बात कर सकता है, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है और उनको समझा सकता है। बाकियों ने तो पर्चियां पकड़ी होती हैं और पर्ची कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे हो जाती है, इसलिए बात का ही नहीं पता चलता। इस वजह से इमरान खान की फॉलोइंग अगर ज्यादा है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ये उन पार्टियों की कमजोरी है कि जो जिनका किरदार मशकूक है। ठीक है यस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम लंदन, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आपसे किसी दूसरे प्रोग्राम में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी ये थे हमारे यसफ भाई लंदन से, और कुछ उन्होंने पाकिस्तानी सियासत जो है उस पर बातचीत की, और जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से अब एक सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल हैं, और जो पाकिस्तान में पीपल पार्टी के कादर मंदो खेल हैं उन्होंने जो बात की है उस हवाले से भी बात कर रहे थे। हमें ज्वाइन कर लिया है, कुछ थोड़ी देर हो गई, लेकिन आसिफ खान जो इमरान खान के भी बहुत करीब रहे हैं और हैं अभी भी, और ये पीटीआई से इनका ताल्लुक है और इनको हम वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी पहले तो ये है कि जवाद ही जावेद है। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू टू ज्वाइन। अच्छा, मैं ये आपको एक क्लिप जो है वो आपको सुनाता हूँ, अगर आप तक ये आवाज पहुंच सके तो जरा सुनिएगा। चारों और सीस पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत सारे अभी भी सोशल मीडिया में उछल रहे। मैं हुकूमत पाकिस्तान की असम्बली से ये गुजारिश करूंगा कि सबके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दे, सबके पासपोर्ट ब्लॉक कर दे। जो सोशल मीडिया में बकवास कर रहे हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं ओवरसीज,
जो पाकिस्तान ने उनको भेजा है, और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 20 लाख लोगों को भेजा, क्या वो अपनी औकात भूल गए? क्या उनको अमेरिका और यूरोप के वफादारी और पीटीआई की वफादारी ज्यादा अजीज है, पाकिस्तान के कम है? तो मैं समझ रहा हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छे लोग भी मौजूद है यकीनन, मगर जो आज भी पाकिस्तानी के ज़हन में यकीनन आपने ये क्लिप सुना भी होगा और इनकी बातें जो है जरूर आपने सुनी भी होगी। आसिफ भाई, जो हम यहाँ लोग रहते हैं, जो भी हुकूमत आती है उसने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए वो काम नहीं किए जो इनका हक है, जो हमारा हक है और एज ओवरसीज पाकिस्तानी। ना हमें वोट का हक दिया जाता है, जब हम पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे जाते हैं वहाँ बड़ी तकालीफ होती है हमें। और इमरान खान साहब ने एक बड़ी कोशिश की कि हमें कम से कम वोट का हक जो है वो मिल जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिला। इस हुकूमत में जो आजकल बैठे हुए हैं इन्होंने उसकी सख्त मुखालफत की और वो भी ख़त्म कर दिया गया। आप क्या समझते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके जज्बात इस वक्त इस हवाले से क्या है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जवेद साहब प्रोग्राम में इनवाइट करने का, और सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मेरे दिन में था कि शायद 7 बजे, अभी मैंने मैसेज चेक किया तो आपने पूरे 7 का बोला था। बहरहाल मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ कि ये जो शख्स है कादर खान बंदूकल इंतहाई बदतमीज शख्स है। इससे पहले आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में ऐसे नेगेटिव कमेंट्स दे चुके हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या पता है कि लड़काना में या लाहौर में लोगों को क्या मसाइल है। और ये जो मंदो ख्याल है ये इसको पहले ही एक दफा थप्पड़ पड़ चुके हैं एक लाइव प्रोग्राम में अपनी बदतमीजियों की वजह से। फिरदौस आशिक अवान ने जो एक अच्छा जिंदगी में काम किया, जो उसको थप्पड़ मारे थे एक प्रोग्राम में, क्योंकि ये इंतहाई बदतमीज और जाहिल शख्स है। इसको ये नहीं पता कि ये इसकी हुकूमत और इसका जो लीडर है दुनिया का नंबर 3 करप्ट 10% के नाम से मशहूर है, सिंध के डाकू के नाम से मशहूर है। और ये जो है पिछले 6 महीने से एड़ियां रगड़ रहे हैं, लोगों की मिन्नतें तरले कर रहे हैं IMF की कि हमें $2 अरब दे दो खुदा के लिए। नाच नाच के उन्होंने घुंघरू तोड़ दिए हैं, लेकिन इनको नहीं मिल रहे क्योंकि किसी को इनको ट्रस्ट नहीं है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में ये जो जाहिल लोग बातें कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के बेटे हैं। इन लोगों की करप्शन, इन लोगों की नाअहली की वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा है और उनको ये कदम उठाना पड़ा है कि वो मुल्क से बाहर आके आबाद हुए हैं, मेहनत की है और अपनी मेहनत के बलबूते पे वो आज तरक्की करके उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। खासतौर पर जो बरतानिया में, यूरोप में और अमेरिका में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, और ये इनके इस तरह की बातें करना इनकी जहालत का सबूत है। और ओवरसीज पाकिस्तानी $30 बिलियन पर एनम पाकिस्तान को देते हैं, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी है। और इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी पाकिस्तान का विजिट करते हैं तो वो पाकिस्तान में की इकॉनमी को सपोर्ट करते हैं। 1000 पाउंड का टिकट लेके जाते हैं, जो भी जाता है वो 4-5 हजार पाउंड हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने में वहां पे स्पेंड करके आता है। पाकिस्तान की टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के इमेज को बढ़ाते हैं। अब ये जो मतलब कि ये सोशल मीडिया पे वायरल है, इन्होंने जो कुछ कहा है, तो अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके जज्बात क्या है? ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात तो बड़े मजरू हैं। पिछले 1 साल से जो कुछ पाकिस्तान में गंदा खेल खेला जा रहा है, और पिछले 2 हफ्तों से मैं अभी पाकिस्तान से आया हूँ, मेरा जी बिल्कुल जी। और जो गंदा खेल खेला जा रहा है और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। और वो कहते हैं कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है, क्योंकि अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मतलब है कि ये लोग इतने बेशरम हैं कि $2 बिलियन के लिए, मैं कह रहा हूँ 6 महीने से ये मिन्नतें कर रहे हैं $2 बिलियन के लिए। और जो वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, जो पाकिस्तान का कमाऊ बेटा है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। ये लोग तो करप्शन करके, चोरी करके, डाके करके टोटली यूजलेस पार्लियामेंट है। और तो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी जो पार्लियामेंट से बाहर है। तो उन्हें अपने जज्बात पे काबू करना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये ना हो कि कल पहले इनकी दुर्गत बनी है स्टूडियो में, तो कल ये लंदन या पेरिस आए तो ओवरसीज पाकिस्तानी इनकी दुर्गत बनाए।
सही है। अच्छा आसिफ भाई, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और जितने कारकुन हैं, जितने रहनुमा हैं, जो भी आता है छूटता है जेल से, उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब तक वो ये ना कह दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे। हालांकि कुछ जजेस जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि भाई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तभी आप फ्री होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में पीटीआई जो है उसका रुख किधर जा रहा है? देखें, इस वक्त 70 से 80% पाकिस्तानी इमरान खान का वोट बैंक है। पीटीआई फेडरेशन की वाहिद पार्टी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टेट टेररिज्म का, फाशिज्म का और ऑपरेशन का सामना है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली स्टेट में मशीनरी यूज हो रही है, इदारे यूज हो रहे हैं, और जाहिर है कि इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। खान साहब की कैरेक्टर पे हमले किए, खान साहब को फिजिकली एलिमिनेट करने की कोशिश की, 2 कातलाना हमले हुए, लोगों को तोड़ा गया। 1 साल से पीटीआई मार खा रही है। अब तो इंतहा हो गई है ना, अब तो बेशर्मी की इंतहा हो गई है। जिस तरीके की ऑपरेशन का इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप और वर्कर को सामना है, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। कुछ लोग पीवीपी की मिसाल देते हैं, ज़िया-उल-हक फिर भी थोड़ा गैरतमंद था, कम से कम वो बेटियों के दुपट्टे नहीं खींच रहा था और लोगों को घरों से नहीं उठवा रहा था। और ये सारे काम ऐसे हो रहे हैं, लोगों की मतलब है पर्सनल लाइफ में जाना, नंगी वीडियो बनाना और लोगों को डरा धमका के उनके बच्चे अगवा करके उनको माइक के सामने बिठाना। तो ये जो है ये हो रहा है इस वक्त। इसके अलावा और कोई मुझे वजह नहीं नजर नहीं आती कि इतने डाई हार्ड पीटीआई के वर्कर, किसी को 2 हफ्ते जेल में रखा, किसी को 3 हफ्ते रखा, और उसके बाद उनको सामने माइक रख देते हैं, और या तो वो वीडियो मोबाइल फोन से मैसेज पढ़ते हैं या स्क्रिप्ट उनके सामने रख दिया जाता है, जिसमें वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा के कहते हैं कि वो मुझे आज पता चला कि बड़ा गलत हुआ है। हालांकि जो 9 मई को हुआ, देखिए 9 मई को खान साहब एक प्रिजनर थे। खान साहब वॉज प्रिजनर। एक प्रिजनर के बस में क्या होता है जब वो उसको टोटली कट ऑफ कर दिया जाए और बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म की वीडियो फुटेज चला दी जाए जिसमें आप उसको धक्के मार रहे हो, उस पर तशद्दुद कर रहे हो और उसको 200 बंदे जो कमांडो थे वो उठा के ले जा रहे हो, तो ज़ाहिर है कौम के अंदर इश्तिहाल तो फैलना था। अगर इनके अंदर अकल होती तो ये 1 घंटे के बाद खान साहब को लाइव टीवी पे लाके कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। इन्होंने अफवाहें फैला दी कि उनको उठा के बलूचिस्तान ले गए हैं, वो कोमा में है, वो जख्मी है, वगैरह वगैरह। तो ये हालात जानबूझ के पैदा किए गए। और मैं खुद मजम्मत करता हूँ, पाकिस्तान आर्मी हमारी आर्मी है, अदारे हमारे हैं, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है ये बड़ा एक स्क्रिप्ट को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि जब कोई उल्टी हो गई सब तकदीरें, किसी दुआ ने जब काम नहीं किया तो फिर उसके बाद ये गंदा खेल जो है वो खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और वर्करों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। अच्छा, 100 से जायद जो कुछ रहनुमा हैं और कुछ कारकुन हैं, कुछ टिकट होल्डर्स हैं, वो पीटीआई को छोड़ चुके हैं। तो आपके ख्याल में अगर अब इलेक्शन कॉल होता है तो आप किधर देखते हैं पीटीआई को खड़ा? देखिए 100 क्या 1000 भी अगर दे देना, वो कहते हैं ना कि जब आपको किसी को कस्टडी में या ऑपरेशन के अंदर या दबाव के अंदर जो बयान दिया जाता है या लिया जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब ये हालात बदलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रास रूट पे जो पीटीआई की हमायत है, एक अगर कैंडिडेट जाता है तो 15 उसको रिप्लेस करने के लिए खड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह पीटीआई का ये बुरा वक्त जाएगा और वो लोग जो ये गंदा खेल रहे हैं उनको भी एहसास करना चाहिए कि ये पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए ये जो हरकत की जा रही हैं एक शहजादी के को खुश करने के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। अगर आपने जमहूरियत का देखनी है, या तो फिर आप बादशाह कायम कर दें, नवाज शरीफ को बादशाह बना दे, मरियम को जो है वो वलीयत बना दे और बिलावल को कुछ और बना दें, या तो फिर ये कर ले। लेकिन अगर आपने ये जमहूरियत का राग लापना है, दुनिया को बताना है जमहूरियत है, तो जमहूरियत में ये कुछ नहीं होता जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, हमारे सियासतदान जो है वो कितने लो डिग्री पे गिर गए हैं, इतने लो हो गए हैं कि एक कादर पटेल साहब है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो हैं उनका जहनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है, और बहुत सारी उन्होंने बातें की कि वो यानी कि शराब भी बहुत पीते हैं और कोकेन भी लेते हैं। और एक रिपोर्ट का एक हिस्सा जो है वो कहता है कि इमरान खान साहब इज टोटली फिट, और नीचे रिमार्क्स जो हैं वो अजीब से इन्होंने लिखवाए हैं।
आपका क्या ख्याल है कि जैसे प्लेटलेट्स की रिपोर्टें आई थी ऐसी कुछ रिपोर्टें बना ली गई? देखें, बात यह है कि इमरान खान शराब पीते हैं, इमरान खान कोकेन लेते हैं, इमरान खान दुनिया का हर गलत काम करते हैं, लेकिन चला जरदारी साहब से नहीं जा रहा। बीमार नवाज शरीफ पड़े हुए हैं, और ये बाकी ये जो बोल रहे हैं इनके सारे लीडर जो है, इवन जरदारी साहब ने तो किसी जगह कोर्ट में लिख के दिया हुआ है, और वो क्या कहते हैं ओथ पे, कि मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और मेरा ये खराब है, मेरा इमरान खान ने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो ये हकायक तो अवाम खुद देख रहे हैं कि एक शख्स है जो 72 साल का है, अकॉर्डिंग टू देम वो कोकेन भी पीता है, शराब भी पीता है, 3 गोलियां भी लगी हुई हैं, लेकिन वो ठीक है, वो फिट है, वो खड़ा है, सब ऑर्गन जो है वो परफेक्ट कंडीशन में है। परफेक्ट कंडीशन। लेकिन जो बड़े नमाजी हैं, हाजी हैं, मौलाना हैं, वगैरह वगैरह, वो सारे बीमार हैं। अभी तो इनकी हुकूमत है, वरना तो शहबाज शरीफ तो कमर दर्द की वजह से वो उठता नहीं था, वो तो हर वक्त लेटा होता था या अस्पताल में होता था। अब तो ये मैजिक है इक़्तिदार का कि एक साल से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। भाई आप तो छाले मार रहे हैं। या तो ये जो बातें हैं, इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। इससे पहले ये दुनिया का हर हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं। खान साहब सच्चे और खरे दबंग और निडर लीडर है पाकिस्तान के और इस्लामी उम्मा के। तो इंशाल्लाह ही विल बाउंस बैक। ये जो मुश्किल वक्त है ये टल जाएगा। मेरा मोरल जरा भी डाउन नहीं है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से होके आया हूँ। मुझे पता है कि ग्रास रूट लेवल पे अवाम की फीलिंग क्या है, और अवाम को पता है कि उनके साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है, उसके कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन से लोग हैं जो स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं लंदन से, और कौन उन पे ऊपर नाच रहा है बंदर की तरह डुगडुगी पे। तो पाकिस्तान के अवाम इनको बैलेट के जरिए शिकस्त देंगे। बहुत ज्यादा जुल्म, 10,500 पीटीआई के वर्कर इन्होंने टॉर्चर कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। उनको मार रहे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे, उनको पानी नहीं दे रहे, बच्चों को अगवा किया हुआ है, किसी की बीवी को उठा लिया, किसी को बहन को उठा लिया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। लेकिन जो कहते हैं ना कि ये वक्त गुजर जाएगा, कभी नहीं देखा आसिफ भाई कि बगैर तहकीकात के, बगैर सबूतों के लोगों को इसी तरह उठाया जा रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये वक्त गुजर जाएगा, हक और सच की फतह होगी। अल्लाह ताला जो है वो सुप्रीम पावर है। कोई सुप्रीम कमांडर, कोई सुप्रीम चीज नहीं है पाकिस्तान में। अल्लाह ताला सुप्रीम है, और इंशाल्लाह वक्त आएगा ये सूरत हाल बदलेगी। और पाकिस्तान के अवाम सिर्फ एक डिमांड है उनकी, कि उनको फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए। हमें सुप्रीम के कोर्ट के फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, और हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए जिसमें ना कोई इंटरफेयर ना करे, कोई ना मालूम अफराद उसमें उंगलमारी ना करें, और पाकिस्तान के अवाम जो इसको चाहते हैं उसको बना सके। ये नहीं करना तो फिर बादशाह अनाउंस कर। चले ठीक है आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपको जरूर बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। ये तो थे आसिफ खान साहब ब्रेडफोर्ड से, पीटीआई के रहनुमा भी रह चुके हैं यहाँ यूके में। और उनके ख्याल में वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई जो है वो ख़त्म नहीं होगी एंड इमरान खान विल बाउंस बैक। लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं वो यहाँ तक गिर गए हैं, ज़रा सुनिएगा। तहरीक चलानी थी तो अपने बच्चों को बुला के झंडा पकड़ाते ना। कैसा है नवाज शरीफ और मरियम नवाज मेरे और फौज के दरमियान गलत फहमियां पैदा करें। आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। आप बिल्कुल, यानी कि जो इनकी ख्वाहिशात थी, प्लेइंग फील्ड जो है वो बराबर होनी चाहिए, वो इन्होंने लगता है कि कर ली है, लेकिन इन्होंने खुद नहीं की। इन्होंने कुछ मिल के सहूलतकारों के साथ करवाई है। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। और हमारे सियासतदान जो हैं, काश कि वो सब मिलके, एक नहीं सब मिलके, जो हमारा पाकिस्तान है उसके हवाले से सोचें, जो हमारी आवाम है उसके हवाले से सोचें। और ये जो कोर कमांडर हाउस में हुआ है या दूसरी जगहों पे, मियाँ वाली में जैसे हुआ है एयर बेस पे, वहाँ जहाज़ था, एक मॉन्यूमेंट था, उसको जलाया गया। और ऐसी चीज़ें जो हैं, जीएचक्यू की तरफ भी लोग बढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस कहाँ थी? कोर कमांडर हाउस में कितने लोग
तैनात होते हैं कोर कमांडर के साथ, वो कहाँ थे? कोर कमांडर साहब, बकौल कोर कमांडर साहब के, वो फ़ोन करते रहे हैं, लेकिन उनकी किसी फ़ोन का जवाब जो है वो नहीं दिया गया। ये बहुत सारे सवालात हैं जो आने वाले वक्त में उठेंगे, और इनके जवाबात जब आएंगे तो शायद कुछ मैं भी हैरान हूँ, कुछ आप भी हैरान होंगे। अगले प्रोग्राम तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।